हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल पीटी 2023 के लिए यूपी ट्रिपल प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। आज इसमें जो आपको जीएस के 40 प्रश्नों पर आपकी मजबूत पकड़ बनाएंगे। तो आइए लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या है पहला प्रश्न भैया? पहला प्रश्न है ... में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। कहाँ बताया था भैया? न्यूयॉर्क में, शिकागो में, वाशिंगटन डीसी में या लॉस एंजल्स में? देखिए 1893 में 1893 में जो है सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्या? सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था शिकागो में। शिकागो में, ऐसा आप ऐसे याद कर लीजिए, शिकागो में 1893 में सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने इन जो विस्तार से हिंदू धर्म के बारे में बताया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम पूछा जाता है आपसे कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम जो है वो था नरेंद्र नाथ। क्या था भैया? नरेंद्र नाथ इनके बचपन का नाम था। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है, इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म के विषय में जानिए, 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ठीक है, और इसी 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता? सॉरी, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बात क्लियर भैया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिकागो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे XV या इसको 15 भी, आपको 14 भी कह सकते हैं, 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ। इसे किस गवर्नर जनरल के द्वारा पारित किया गया था? हार्डिंग के द्वारा, ऑकलैंड के द्वारा, कैनिंग के द्वारा या मेटकाफ के द्वारा? देखिए यहाँ बात किसकी हो रही है? 1856 की हो रही है। तो इसमें जो शासन था उस वक्त कैनिंग जो है, क्या था? कैनिंग जो है उस वक्त गवर्नर जनरल हुआ करता था। हालांकि ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। क्या था? प्रथम वायसराय था। बात क्लियर भैया? कैनिंग जो है ये प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। बात क्लियर है? तो इसने इसी के टाइम में आपकी 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति इसी के समय में हुई थी, 1857 की क्रांति। और ये शुरू कब हुई थी? ये शुरू हुई थी आपके 10 मई से, है ना। समस्या कहाँ शुरू हुई थी? 8 मार्च को शुरू हुई थी। 8 मार्च 1857 से ये समस्या शुरू हुई। कहाँ से? बैरकपुर से। ठीक है, बैरकपुर से 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल से। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे जो है, इन्होंने विद्रोह कर दिया था। किसके लिए? जो उस वक्त इनफील्ड राइफल आई थी, इनफील्ड राइफल, उसमें जो कारतूस लगा था वो गाय और सुअर की चर्बी का बना था। जो बेसिकली जो गाय हिंदू धर्म के लिए मान्यता उसकी जो है थी, और सुअर की मुसलमानों के लिए। तो बेसिकली धर्म के लिए जो है 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ, 8 मार्च को हुआ। और 8 मार्च को इन्होंने जो है तत्कालीन जो इनके वो थे, एजुकेटर्स थे जो इनको टीच करते थे, उनकी इन्होंने हत्या कर दी। किसने? मंगल पांडे जी ने। और जिसके उपलक्ष्य में इनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। ठीक है, 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। उसके विरोध में 10 मई को जो है यहाँ जो मेरठ के पास, मेरठ की जो टुकड़ी थी, ये दिल्ली की तरफ कूच करती है और 11 मई को दिल्ली में पहुंचती है और कहती है बहादुर शाह जफर से कि आप मेरा नेतृत्व करिए। और वहीं से जब बहादुर शाह जफर नेतृत्व करते हैं और 1857 की क्रांति का क्या होता है? उद्गार होता है। आगे चलकर लखनऊ, झांसी, कानपुर, अलग अलग क्षेत्रों में, असम, अलग अलग क्षेत्रों में इसकी आग भड़कती है, और जो कि अंग्रेजी सत्ता को झुकने पर मजबूर कर देते। लेकिन चूंकि एकता नहीं थी, सिंधिया, होलकर, बहुत सारे जो राजा बड़े बड़े हुआ करते थे उस वक्त, उनका सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। मतलब ये कह सकते हैं कि राजपूतों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था। बहुत सारे राजपूत लड़े, बहुत सारे राजपूत विरोध भी किए। तो जिसके कारण 1857 की क्रांति क्या रही? असफल रही। असफलता का कारण क्या था? कि एक साथ नहीं शुरू हुई, लोगों का समर्थन नहीं प्राप्त था। ठीक है, और क्यों हुई थी? तो उसका बेसिक धार्मिक कारण था।
ठीक है। तो कैनिंग के समय में बहुत ही जो है एक ये कह सकते हैं कि इसको सावरकर साहब ने जो है स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा है ना। हालांकि मजूमदार ने जो है इसको अलग से ये कहा कि ये ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही पहली क्रांति थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन सावरकर ने इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है 1857 क्रांति को। तो बेसिकली आप इसको प्रथम वायसराय और प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल आप इसको याद कर सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया, 1891 में B.M. मालाबारी के प्रयासों को जब फल मिला तब सहमति की उम्र अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। 14 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष। बताइए सर इसका क्या होगा। देखिए इसकी बात करें तो सन 1891 में, क्या 1891 में लैंसडाउन गवर्नर था। कौन था? लैंसडाउन जो है ये गवर्नर था। इसने जो है पारित किया एज ऑफ कंसेंट एक्ट। इसने क्या पारित किया? एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया। क्या? एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया। इसके द्वारा जो है जो बालिकाएं थी उनकी जो न्यूनतम आयु, बालिकाओं की विवाह की जो न्यूनतम आयु रखी इसमें एज ऑफ कंसेंट एक्ट में, वो रखा इसने 12 वर्ष। क्या रखा? 12 वर्ष रखा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 12 वर्ष है। ठीक है, वर्तमान में हालांकि शादी की उम्र 18 वर्ष कर दी गई है, जो कि अभी 21 साल होने वाली है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पर चलते हैं। क्या भैया? बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। 26 लाख, 44 लाख, 68 लाख, 82 लाख। देखिए 22 अक्टूबर, ये बहुत ही बड़ा दिन था। 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध होता है। ठीक है, आपका 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध होता किसके बीच में? हेक्टर मुनरो, जो अंग्रेजी सेनापति था वो था आपका हेक्टर मुनरो, और इधर जो था ये त्रिगुट था। त्रिगुट में कौन कौन थे? एक तो आपके मीर कासिम थे, समझिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, एक तो मीर कासिम थे, दूसरे जो थे वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। शुजाउद्दौला, सबसे ज़्यादा घाटा इन्हीं का हुआ था, शुजाउद्दौला का। ठीक है, और तीसरे जो नवाब थे वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय जो है ये मुगल सम्राट थे। शुजाउद्दौला आपके जो है तत्कालीन उस वक्त अवध के नवाब थे, और मीर कासिम जो था ये बंगाल का पूर्व शासक था। ठीक है, मुगल सम्राट मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें त्रिगुट की पराजय हुई और हेक्टर मुनरो विजयी हुआ। और इसी के बाद, ठीक है, इसी के बाद आप याद करेंगे तो 1765 में जो है क्लाइव आता है। किसको भेजा जाता है? क्लाइव को भेजा, क्योंकि इसने जो है जो 23 जून 1757 की प्लासी का युद्ध था ये इसके जो है नेतृत्व में लड़ा गया था। ठीक है, तो ये आता है और ये क्या कराता है? इलाहाबाद की संधि कराता है। क्या कराता है? इलाहाबाद की संधि कराता है। इलाहाबाद की संधि कराता है। एक संधि आपकी 12 अगस्त 1765 को होती है और दूसरी जो है ये 16 अगस्त 1765 को होती है। बात क्लियर भैया? तो जो पहली संधि होती है ये मुगल सम्राट से होती है, शाह आलम द्वितीय से, और ये कहा जाता है कि आप जो है बंगाल, उड़ीसा और ये जो क्षेत्र था इसको आप जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसका ये क्षेत्र जो है आप हमको देंगे, हम यहाँ की दीवानी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, शासन आप करिएगा, दीवानी हम करेंगे। उसके बाद क्या होता है? इनसे ये भी कहता है कि हम आपको 26 लाख रुपए पर मंथ देंगे, पर ईयर देंगे। ये खुश हो जाते हैं कि साहब चलो कुछ नहीं होता तो कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला से हुआ, इनके इसमें बहुत लॉस हुआ। इसे 50 लाख रुपए इनके ऊपर जुर्माना ठोक दिया गया कि आपने जो युद्ध लड़ा है ना। उसके बाद जो है इनसे अवध यही पहली दफा जो है क्लाइव ने सहायक संधि स्वीकार करवाई। 1765 में क्या करा? सहायक संधि पहली दफा जो है इन्होंने स्वीकार करवाई। हालांकि वेलेजली जो है इसका जो है माना जाता है कि भारत में इसने किया, लेकिन क्लाइव ने जो 1765 में अवध के नवाब से कहा कि आप सहायक संधि स्वीकार करेंगे। मतलब ये कि राज्य आपका होगा, राज आप करेंगे, लेकिन सेना किसकी होगी? हमारी होगी साहब। ठीक है, तो हालांकि बाद में जो है 1700 आगे चलकर 1861 में जो है अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके इसको डलहौजी की हड़पनी द्वारा हड़प लिया जाता, अलग मुद्दा है। फिर उसके बाद जो है आगे जब क्रांति होती है
1857 की क्रांति का उसके ऊपर जो है 1857 क्रांति का प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतिहास में बहुत सारी चीज़ें घटती हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली इसमें 1765 इसमें क्या पूछा है, मुगल सम्राट को कितना, तो इसमें मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। ऑप्शन ए इसका क्या राइट आंसर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। किस सत्र में, सूरत सत्र में, मुंबई के या भोपाल के या उज्जैन के। देखो भैया, हम बात करें अगर किसकी, अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन, इसके कई नाम हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन यहीं पे जो है गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, ठीक है, गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। तो भारत छोड़ो आंदोलन बेसिकली इसकी रूपरेखा जो है, ये अबुल कलाम आज़ाद, सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक होती है। किसकी, कांग्रेस की बैठक होती है। और ये बैठक कहाँ पे होती भैया, तो ये बैठक होती है आपकी बम्बई में। कांग्रेस बम्बई में बैठक करती, बम्बई के ग्वालिया टैंक में। कहाँ पे, बम्बई के ग्वालिया टैंक में बैठक करती। बात क्लियर है। और यहीं पर 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी, कौन, गांधी जी, पूछा जाता है किसने प्रस्ताव जो है पेश किया था, तो गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव, गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव पर जो है कांग्रेस मुहर लगा देती है। और यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 से शुरू हो जाता है। 9 अगस्त 1942 शुरू हो जाता है और गांधी जी के इस नारे के साथ कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और ये कहा जाता है करो या मरो। तो पूछा क्या जा रहा, किस सत्र में चलाया गया था, तो आप बताइए इसमें किस सत्र में चलाया गया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसमें मुंबई की बात करेंगे, क्योंकि मुंबई में ही बैठक हुई थी, यहीं पर यह आंदोलन शुरू किया गया था। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर, 1828 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल। जब आप प्रैक्टिस सेशन में चल रहे हैं, जब हम लोग 36वें पहुंच चुके हैं आज, तो आपको ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इसमें करीब ऐसे प्रश्न कई आ चुके हैं जो हमने व्याख्या के दौरान उसको बताया हुआ है। ठीक है, तो व्याख्या के दौरान हमने इसको कई दफ़ा बताया हुआ है। जब भी जिक्र आता है इनके नेतृत्वकर्ता का, तो हम इसमें जिक्र कर देते हैं। ठीक है, देखिए जो 1828 में बारडोली का सत्याग्रह हुआ था, क्या 1828 में बारडोली का सत्याग्रह हुआ था, बारडोली सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह हुआ था और यह एक किसान आंदोलन था। पूछा जाता है क्या था, यह एक किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन था। ठीक है, इस आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे, क्या नेतृत्वकर्ता, यहाँ पे भी गांधी जी आए थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, और बेसिकली ये किसका विरोध कर रहे थे, विरोध जो था, विरोध ये था लगान वृद्धि का विरोध। विरोध किसका था, तो विरोध जो है ये लगान वृद्धि का जो है ये विरोध था। ठीक है, इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद जो है यहाँ की महिलाओं ने, बारडोली सत्याग्रह के सफल होने के बाद यहाँ की महिलाओं ने जो है पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। क्या, सरदार की उपाधि दी थी, सरदार की उपाधि दी थी। बात क्लियर है भैया, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, सरदार की उपाधि जो है इनको प्राप्त हुई थी। ठीक है, सरदार की उपाधि यही प्राप्त हुई थी, बारडोली की महिलाओं ने दिया था। और किसके माध्यम से दिया था, तो गांधी जी के माध्यम से दिया था। बात क्लियर भैया, जिसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब उसकी बात करें तो जो लाल बाल पाल थे, है ना, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता हुआ करते थे। ठीक है, लाला लाजपत राय भी यही से, उसके बाद लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आया था,
फरवरी 1928-27 में उसका गठन हुआ था। उसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय साहब, तो इनकी लाहौर में जो है लाठियों से पीट पीट करके इनकी हत्या कर दी थी अंग्रेजों के द्वारा। और इन्होंने जब ये मतलब अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहे थे तो इन्होंने एक नारा दिया था। इन्होंने कहा कि जो मेरे शरीर पर जो अंग्रेजों की एक लाठी है वो उनके शासन, उनके सत्ता में ताबूत की कील साबित होगी, तो लाला लाजपत राय ने कहा था। और एक चीज और जान लीजिए, जो भारत का पहला बैंक स्थापित हुआ था भारतीयों को द्वारा चलाया जाने वाला पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक का आप नाम सुने होंगे। क्या? पंजाब नेशनल बैंक का आप नाम सुने होंगे। ये भी किसके द्वारा स्थापित है? ये भी लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित है ना। लाला लाजपत राय और गणेश जी एक थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व करता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बात क्लियर सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्या? भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 13,400 किलोमीटर, 11,600 किलोमीटर, 9,800 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। भैया ये है हमारा भारत। क्या है? ये हमारा भारत है ना। ये हमारा क्या है? ये हमारा भारत है। इसको आप लेके आएंगे तो ये बहुत आगे तक जाएगा। फिर यहाँ हम अभी कुछ ही पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो मतलब आप ऐसे समझिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ठीक है। देखिए अगर हम स्थलीय की बात करें, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की स्थलीय भाग की जो लंबाई है ना, किसकी बात करें? स्थलीय की। स्थलीय, तो स्थलीय की जो लंबाई है वो है आपकी 15,200 किलोमीटर है। बात क्लियर है। और कुल तटीय भाग, मतलब यहाँ से लेके जो ये एरिया है तटीय भाग, तो अगर आपसे पूछे तटीय भाग की लंबाई कितनी, अगर आपसे पूछे तटीय भाग, तो इसकी आधा मतलब क्या, लगभग 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। जबकि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई जो है वो है आपकी 6100 किलोमीटर। क्या है? 6100 किलोमीटर। भारत के जो उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं, क्या उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये है आपके 3214 किलोमीटर। ये उत्तर से दक्षिण की बात है 3214। और अगर पूर्व से पश्चिम की बात कर दें, तो यहाँ पे 3,329 किलोमीटर है। बात क्लियर है? ये ऐसे मत करिए, 3,329 3,329 किलोमीटर है। यहाँ पे कहा 3,214 किलोमीटर जो इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो 3,214 है। और अगर पूर्व से पश्चिम की बात 3,329 किलोमीटर लंबाई है। बात क्लियर भैया? तो इसमें राइट आंसर क्या? स्थलीय सीमा पूछा है तो स्थलीय सीमा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। बात क्लियर है मेरे दोस्त? तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पे। क्या 8वां नंबर भैया? 8वां नंबर आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? सावित्री, मोटा, लूनी या गीना? देखिए थार रेगिस्तान से जो बहती है वो बेसिकली प्रमुख नदी आपकी लूनी नदी है, ठीक है। लूनी नदी के विषय में कहा जाता है यह भारत की, क्या, यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। क्या है? अंतर्वाही नदी है, ठीक है। यह अरावली पर्वत से निकलती है। कहाँ? यह जो है यह अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, पर्वत श्रेणी से निकलती है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और आगे चल के अजमेर जिले के नागपुर पहाड़ी से निकलती है तथा कच्छ के रण में जाके मिलती है। इसे साबरमती के नाम से भी जाना जाता है। जो लूनी नदी इसको साबरमती के नाम से भी जाना जाता है। जोवाई, सुकरी और जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पे। क्या भैया? उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है। चोटी क्या है? देवमाली है, करोहा है, सैडल है या इनमें से कोई नहीं? देखिए उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी सैडल पीक है। क्या है? उत्तरी अंडमान पूछा तो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जो सैडल पीक है। जो माउंट देवमाली है ये उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है, ठीक है। उड़ीसा के कोरापुट, उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। जो कोरापुट है नक्सलाइड एरिया है, तो देवमाली जो वहीं की वो, ठीक है। उसके बाद कारोह की बात करें तो कारोह चोटी जो है ये हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है, हरियाणा के पंचकुला में, ठीक है। हरियाणा के जो है ये पंचकुला में, जहाँ पे सबसे बड़ा डेयरी अनुसंधान खुला है पंचकुला में, वहीं पे है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर लेते हैं। 10वां नंबर क्या भैया? राजा राम मोहन राय के विषय में है, ठीक है। राजा राम मोहन राय 1805 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने
महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रिंथिकर सोसाइटी या फ्रीमसेंस। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने, देखिए राजा राम 1805 में किसी संगठन की स्थापना पहली बात तो इन्होंने करी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे 1805 नहीं किए बल्कि जो है आगे चल कर इसमें इन्होंने 1805 में कोई संगठन इसमें नहीं बना था। बेसिकली ये यूपी ट्रिपल ने एक रॉन्ग क्वेश्चन दिया था, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको ले रखा है। देखिए हुआ ये था कि जैसे अगर हम ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1828 में हुई थी। समझिएगा क्वेश्चन। ये जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है यही किए थे, ठीक है। अब उसके बाद आर्य समाज की बात करें तो 1875 में जो है दयानंद सरस्वती बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। 1875 में दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना। प्रिंथिकर सोसाइटी की स्थापना जो है ये आपकी ये 1815 में हुई थी, सॉरी 1915 में हुई थी ये, ठीक है, 1915 में हुई थी। ये स्थापित हुई थी न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में स्थापित, भारत में स्थापित नहीं हुई थी। फ्रीमसेंस की बात करें तो फ्रीमसेंस जो है ये 14वीं शताब्दी में चलाया गया धर्म आंदोलन का हिस्सा था, धर्म सुधार आंदोलन का हिस्सा, धर्म सुधार आंदोलन का एक हिस्सा था जो फ्रीमसेंस। इसमें तो कोई मतलब नहीं है। बेसिकली इसका राइट आंसर ये देखिए, अगर बात करें 1805 की, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर इसमें 1828 दे दिया होता तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, इसमें हो जाता, ठीक है। इसका राइट आंसर इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्वेश्चन ही रॉन्ग है। 11 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से कौन से राजवंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? चेर ने, पांड्य ने, राजपूतों ने या चोल ने? बताओ भी इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं कि दक्षिण में कौन शासन नहीं किया तो दक्षिण में शासन नहीं करने वाले जो थे वो राजपूत थे, ठीक है। राजपूत में जैसे राष्ट्रकूट वंश हो गया, चालुक्य वंश हो गया, चौहान, चंदेल, परमार, गढ़वाल वंश आदि आते हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया। जैसे ये भारत है तो भारत के उत्तर भाग पर जो है ये राजपूत शासन किए। दक्षिण भाग हालांकि चेर, पांड्य और चोल ये तीनों के तीनों जो दक्षिण भारत पर शासन किए थे, ठीक है। हालांकि चोलकालीन जो है, जो शंकर भगवान की मुद्रा है, अभी जो आप G20 की समिट जो हुई थी उसमें चोलकालीन जो शंकर जी की प्रतिमा उसको लगाया गया था, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर चलते हैं। क्या पूछा है? दुनिया का सबसे बड़ा क्षार रेगिस्तान निम्न में से एक भारत में कहाँ अवस्थित है? चांदपुर उड़ीसा, वेदनयार तमिलनाडु, जैसलमेर, कच्छ। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो अगर हम बात करते हैं सबसे क्षार रेगिस्तान, चांदीपुर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ से तो प्रक्षेपित होता है, इसकी बात ही वो हो जाती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करें जैसलमेर की तो जैसलमेर भी प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ से जो है आपके ऑपरेशन बुद्धा यहाँ से जो है भेजा गया था जैसलमेर से। तो ये तो आप अगर ये सोच रहे हैं दोनों गलत है, ये वेदनायार तमिलनाडु में से कोई है नहीं, ठीक है। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कच्छ का गुजरात। देखिए भारत में स्थित जो कच्छ का रण है एक विशाल क्षारयुक्त दलदली इलाका है। कच्छ के रण में जो है नमक का विशाल भंडार है। गुजरात में उत्पादित होने वाले नमक का करीब 1/3 भाग जो है कच्छ के रण से प्राप्त किया जाता है। कच्छ का रण देश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से एक है, ठीक है। अभी जैसे हम लूनी नदी की बात कर रहे थे, किसकी? अभी लूनी नदी की बात की, हम जैसे चर्चा ये हुई थी कि साहब ये लूनी नदी जो है थार रेगिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? तो थार रेगिस्तान से लूनी नदी बहती है। ये जाकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। बात क्लियर है। हालांकि इसको जब मैदानी भाग में रहती है इसी का नाम साबरमती रहता है। क्या रहता है? इसी का नाम साबरमती रहता है। लूनी नदी बाद में जाती है, विलुप्त हो जाती है। बात क्लियर है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी कच्छ का रण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है? सिकंदराबाद, खुर्जा, मेरठ या इनमें से कोई नहीं? देखो भैया मेरठ जो है लकड़ी के सामानों के लिए जाना जाता है। बैट बॉल, ये बैट और देखते होंगे ये मेरठ से मंगाया जाता है, ठीक है। और सिकंदराबाद जो ये चूड़ी उड़ी सामान होता है इसके लिए। चीनी मिट्टी की बात करें इसमें खुर्जा जो ऑप्शन नंबर भी आपका क्या है? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे। क्या भैया मेरियाना गर्त किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे अधिक ज्वालामुखी के लिए, सबसे अधिक कोरल के लिए, सबसे पृथ्वी के सबसे गहरी बिंदु के लिए, सर्वाधिक जहाज डूबने के लिए। तो जहाज डूबने के लिए बरमूडा ट्रायंगल आप नाम सुने होंगे। क्या? बरमूडा ट्रायंगल। यहाँ पे इसके ऊपर से जो भी जहाज जाता है वो डूब जाता है, बरमूडा ट्रायंगल, है ना। ये ऐसे
और उसमें बात करें सबसे अधिक ज्वालामुखी तो यहाँ मेरियाना गर्त में है नहीं। सबसे अधिक कोरल जो ये मेरियाना गर्त में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है किनारे का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरल पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। इसमें राइट आंसर क्या है, सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त है। ठीक है, सबसे गहरा बिंदु जो है ये आपका मेरियाना गर्त है। ठीक है, इसकी जो गहराई है ये आपका पाया जाता है। जैसे मेरियाना गर्त की बात करें तो मेरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। क्या, चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, चैलेंजर गर्त, इसको चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। और ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे है, सबसे गहरा जो ये पॉइंट है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर एक मेरा द्वीप में पूर्वी भाग में चाप आकार में फैला हुआ। इसकी उत्पत्ति प्लेटों के क्षेपण से हुई है। इस गर्त की खोज जो है, जो मेरियाना गर्त है, इसकी खोज आपकी 1948 में हुई थी। ठीक है, HMS चैलेंजर द्वितीय नामक जलयान द्वारा की गई थी। इस गर्त की जो ऊंचाई है वो करीब 11,033 मीटर है। बात क्लियर है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। क्या भैया 15 नंबर, भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। लोकसभा कुल संख्या 15%, लोकसभा कुल संख्या 10%, लोकसभा कुल संख्या 5%, लोकसभा कुल संख्या का 20%। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, केंद्र तथा राज्य मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो क्रमशः लोकसभा विधानसभा की सदस्य संख्या का, चाहे जितनी लोकसभा विधानसभा हो उसका, लोकसभा जो सीट है उसकी, और राज्य में जो है ये विधानसभा जो सीट है, लोकसभा हो या विधानसभा हो, इनकी सीट का कितना 15% जो है ये कितने, ये 15% जो है ये मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी राज्य में 40 सीट है, ठीक है, 40 सीट है या 40 से कम सीट है, तो वहाँ पे ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता। वहाँ पे क्या फॉलो होता है, वहाँ पे 12% का क्राइटेरिया फॉलो होता है। वहाँ पे जो मंत्री बनेंगे वो 12% लोग जो है मंत्री बन सकते हैं। अगर 40 सीट या 40 सीट से कम है तो वहाँ पे 12% का फॉलो होता है। अगर 40 से प्लस सीट है, 40 प्लस सीट है, तो वहाँ पे 15% का क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितना 15% मंत्री जो है ये बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा। आज जैसे आप कहेंगे साहब ये जो है कब ये संशोधन किया गया, तो ये संशोधन आप एक याद रखे होंगे 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था भैया, 2003 में हुआ था, है ना। 2003 के द्वारा ये संशोधित किया था कि साहब ये 15% तो है, ये 12% भी मान्य किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। क्या भैया, स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ था। 1956 में हुआ था, 1963 में हुआ था, 1978 में हुआ था और 2016 में हुआ था। देखिए, भारत में जो सबसे पहली बार विमुद्रीकरण, ठीक है, हम एक बार नोट कर लीजिए, भारत में विमुद्रीकरण, ठीक है, विमुद्रीकरण जो प्रथम बार भारत में विमुद्रीकरण प्रथम बार, हमें क्या करके नोट डाउन कर ले रहे हैं, प्रथम बार की बात करें तो ये 1946 में हुआ था। ठीक है, 500, 1000 और 1 लाख रुपए के नोट को बंद किया था। कितने को, 500, उसके बाद आपका 1000 और उसका पहले 1 लाख का भी नोट चलता था, इसको क्या गया था, इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र भारत में जो पहली बार, स्वतंत्र भारत में अगर हम स्वतंत्र भारत में पहली बार और ऐसे दूसरी बार की बात करें तो जो विमुद्रीकरण हुआ था वो 1978 में हुआ था। ठीक है, 1978 में हुआ था। सरकार किसकी थी, तो मोरारजी देसाई की सरकार थी। किसकी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार थी और इन्होंने जो है 1000, किसका 1000, 25,000, ठीक है, 1000, 25,000 और उसका 1 लाख, इसका प्रचलन जो है ये बंद कर दिया था। बात क्लियर है। उसके बाद जो तीसरा विमुद्रीकरण हुआ, ये क्या था, ये दूसरा था। और अगर तीसरे विमुद्रीकरण की बात करें या स्वतंत्र भारत के दूसरे विमुद्रीकरण की बात करें तो ये हुआ था आपका 8 नवंबर 2016 में हुआ था। ठीक है, और 8 नवंबर 2016 में जो विमुद्रीकरण हुआ था, नरेंद्र मोदी जी आते हैं और 8 बजे कहते हैं कि साहब आज के बाद, 8 बजे के बाद जो है आपके 500 और 1000 रुपए के जो नोट हैं इनको क्या किया जाता है, प्रचलन से बाहर किया जाता है, इसको बंद कर दिया गया था। तो पूछा क्या गया है, स्वतंत्र भारत में पहली दफा 1978 में हुआ था। याद कर लीजिए, पहली बार जो हुआ था 1946 में हुआ था, दूसरी बार 1978 में हुआ था, तीसरी बार जो है 2016 में हुआ था। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। वित्त विधेयक, बैंकिंग अधिनियम, भारतीय संविधान की धारा 11, आरबीआई अधिनियम की धारा
साथ देखो भैया, बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, RBI, ठीक है, RBI, तो अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं तो यंग हिल्टन आयोग 1921 में बना था। इसने 1924 में एक रिपोर्ट सौंपी और कहा, यंग हिल्टन आयोग 1921 में बना, 1924 से रिपोर्ट में इसने कहा कि भारत के लिए केंद्रीकृत बैंक की आवश्यकता है, ठीक है। फिर इसमें आता है RBI एक्ट। क्या आता भैया? RBI एक्ट आता है कब? 1934 में, और इसके द्वारा कहा जाता है कि 1 अप्रैल 1935 को जो है RBI की स्थापना कर दी जाती है। कितनी मुद्रा से? तो 5 करोड़ की मुद्रा से जो है इसकी स्थापना कर दी जाती है। बात क्लियर है, ठीक है। अब उस वक्त जैसे सबसे पहले गवर्नर जो थे वो आसबार्न स्मिथ थे, और स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर थे, या ये कह सकते हैं कि तीसरे गवर्नर, या ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जो थे वो थे आपके CD देशमुख साहब। कौन थे? CD देशमुख साहब जो थे वो गवर्नर थे, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि RBI जो संस्था एक स्वायत्त संस्था है, ठीक है, यह अपना निर्णय स्वयं करता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार जो है RBI के गवर्नरों से परामर्श कर लोक हित में भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दे सकती है। ये कहाँ बताया गया है? तो ये आपके RBI एक्ट, इसीलिए हमने कहानी पर चर्चा कर दी। RBI एक्ट 1934 जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसकी धारा 7 में, कहाँ पे? उसकी धारा 7 में ये कहा गया है कि जो भारत सरकार है वो RBI को निर्देश दे सकती है, किसके लिए? जनहित में आदेश सकती है कि आप ये वाला काम करिए। जैसे विमुद्रीकरण वाला काम हुआ था ना, तो वो बेसिकली RBI को आदेश दिया गया था, और मोदी जी ने ऐसा किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर चलते हैं। 18 नंबर क्या? निम्न वन्यजीव अभयारण्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? खैनी, करेरा, बोरी या चंद्रप्रभा? बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अगर हम एक एक करके बात करें, जैसे मान लीजिए आप करेरा की बात करते हैं, ठीक है, करेरा वन्यजीव अभयारण्य की, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ भैया? ये आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में जो है ये स्थित है, ठीक है। ये बेसिकली करेरा वन्यजीव सोन चिड़िया के लिए जाना जाता है। किसके लिए? सोन चिड़िया के लिए जाना जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बोरी वन्यजीव अभयारण्य की, किसकी? बोरी वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के कहाँ पे? होशंगाबाद। होशंगाबाद किसके लिए जाना जाता है? यहीं पर नोटों का निर्गमन होता है, ठीक है। होशंगाबाद, जो नोट को कागज होते हैं वो यहीं पे बनाए जाते हैं भैया, तो होशंगाबाद हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसमें उत्तर प्रदेश में कौन? ये दोनों तो नहीं हो गया, ठीक है। खैनी भी आपका जो है, जो खैनी वन्यजीव अभयारण्य है, ये भी आपका जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में है क्या? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है। ये कहाँ पे? तो ये चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये चंदौली में है। कहाँ पे भैया? चंद्रप्रभा कहाँ पे? चंदौली। चंदौली बोले तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बोले तो बनारस के जस्ट बगल में, ठीक है। यहाँ कई गुफाएं, पहाड़ और कई वन्यजीव अभयारण्य जैसे कृष्ण मृग, चीता, भालू, नीलगाय, तेंदुआ, सांभर, बारहसिंगा, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर पे गांधी जी, देखिए गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी? कविराज की, गुरुदेव की, बापू की या महात्मा की? देखिए महात्मा की उपाधि जो है, जब गांधी जी जो है 1917 में जब पहली दफ़ा सत्याग्रह किए, तो उसके बाद इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा को उपाधि दी थी। बापू इनको लोग प्यार से बुलाते थे, और जो गांधी जी हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव को उपाधि दिए थे। अब रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित एक अभी हाल ही में चर्चा में है शांति निकेतन। क्या नाम है? शांति निकेतन, जिसको विश्व की जो धरोहर स्थल है उनमें सम्मिलित करने की बात चल रही। शांति निकेतन ये है कहाँ पे? ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। तो इस शांति निकेतन को जो विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित करने की बात की जा रही है। हो सकता है आपसे करंट अफेयर ग्रुप में ये प्रश्न पूछा जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, इनके पिता जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और जो जहाँ भी स्थापना हुई थी, जो आपका सबसे बड़ा नक्सलाइड एरिया पश्चिम बंगाल का था, वहाँ पे स्थापित हुई थी। तो बेसिकली इसमें हो सकता पूछे, तो जो गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को ये उपाधि दी थी, कौन सी? गुरुदेव की उपाधि। कब दी थी भैया? तो ये दी थी आपकी 1913 में, है ना। 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको गीतांजलि का मिला था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले यह जो है पहले व्यक्ति थे। गांधी जी ने महान प्रहरी भी कहा है। क्या कहा था? द ग्रेट सिनलाइंड कहा था। मतलब ये कह सकते हैं कि महान प्रहरी कहा, महान प्रहरी गांधी जी ने कहा था। हिसाब ये कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर महान प्रहरी हैं, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 20 अपना अंतिम प्रश्न लेते हैं।
क्या है, उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसके सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी कुवैत, ऑप्शन डी लीबिया। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे देश की तो इसमें सऊदी अरेबिया जो सऊदी अरब देश है ये नदी विहीन देश है। सऊदी अरब क्या है, ये नदी विहीन देश है। क्या है, नदी विहीन देश है। विश्व में 17 अन्य देश हैं जहाँ कोई नदी नहीं बहती। जैसे आप नोट कर लीजिए कौन सा, ओमान हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे की एक भी नदी नहीं है। 17 देश ऐसे है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, सऊदी अरेबिया है। बात क्लियर है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।